बिजनेस एक्वायर करता है और उसे यूज कर रहा हो, और यूज करने के बाद उस एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करना चाहें। आप डिस्पोज ऑफ आप कर सकते हैं किस वजह से। हो सकता है कि वो एसेट जो है आपकी नीड पूरी कर चुका हो और अभी फर्दर आपकी जो नीड है उसको वो फुलफिल करने के लिए जो उसकी कह लीजिए कि एडुकेसी है वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी ना कर रहा हो, या हो सकता है कि एसेट आप रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए भी आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़े कि इस एसेट को डिस्पोज कर दें, उसकी जगह नया एसेट ले लें, या बिजनेस का स्ट्रैटेजिक जो है वो कह लीजिए डिसीजन चेंज हुआ, उस वजह से आपको अपना एसेट जो है वो करंट चेंज करना पड़ गया, डिस्पोज करना पड़ गया। तो सो ऑन डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि आप अपना एक एसेट, कौन सा एसेट जी, कैपिटल एसेट, उसे डिस्पोज ऑफ करें, उसको आप सेल कर दें। अब अगर आप एसेट अपना सेल करें तो उसको सेल करते वक्त कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना ज़रूरी होता है। कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, और अगर कोई सेल करते हुए कैश रिसीव हो रहा है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, या एसेट आपका अगर कैपिटल एसेट सेल हो रहा है तो उसको सेल करते वक्त आपको कोई लॉस या गेन हो रहा हो तो उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाए। बहुत ही सिंपल है जी कि आप चूंकि अपना एसेट जो शुरू में परचेज किया होता है उसे डिस्पोज करने जा रहे हैं, तो एक बड़ी सादा सी बात है कि अगर आप पहले अपने कैपिटल एसेट को जब परचेज करते थे डेबिट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अभी इसको हम अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, क्रेडिट, ऑपोजिट। प्लांट अगर पहले था, मशीन पहले अगर थी, डेबिट हुई, अब अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये देखिए लास्ट पे जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव द एसेट कॉस्ट क्रेडिट, ये इस बात को शो करता है कि अगर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना पड़े तो हमें वहाँ पर एसेट की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा उसके नाम से। प्लांट है तो प्लांट, और अगर मशीन है तो मशीन, जो भी आपका रेलेवेंट एसेट है वही वाला। अच्छा, अब अगर तो आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका एसेट होता है, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड कैश रिसीव डेबिट, और अगर पे कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सम टाइम कुछ एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ता है। कुछ एसेट ऐसे नेचर में होते हैं ना, नेचर में फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज की आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसको आपने वहाँ पर लैंड को सरफेस लेवल पर या उसको कह लीजिए कि लेवल करने के लिए आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है जब डिस्पोज ऑफ करते हैं। इस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे कह लीजिए होते हैं कि जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हों तो उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स करना होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर पेड का वर्ड भी यूज हो सकता है। तो सिंपली अगर कैश पे करना पड़ जाए डिस्पोज के साथ तो कैश क्रेडिट हो जाता है, और अगर रिसीव कर लें तो डेबिट हो जाता है। इसी तरह जब आप अपना एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ करें तो आपको वहां पर हो सकता है कि गेन हो जाए या लॉस हो जाए। गेन जो कि आपकी एक्विटी को इंक्रीज करता है तो इसलिए इसको क्रेडिट हो जाना चाहिए, और लॉस आपकी एक्विटी को रिड्यूस करता है इसलिए ये डेबिट होता है। अब गेन कब हो सकता है, लॉस कब हो सकता है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर। अगर तो आप जो कैश रिसीव करें एसेट को सेल करके, ये सेकंड वाली लाइन को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं पहले की यहाँ पर। चलिए फर्स्ट को देखते हैं। अगर जो कैश आप रिसीव करें, फर्स्ट ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कैश जो है एसेट को सेल किया आपने, कैपिटल एसेट को, और कैश रिसीव किया, सपोज कर लिया, वो ज्यादा हो किससे, बुक वैल्यू से। अब बुक वैल्यू किसके इक्वल थी, अगर आप रिकॉल करें, हमने इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सपोज कर ले कैश रिसीव किया 1,00,000 रुपए, बुक वैल्यू थी उसकी $80,000, तो 1,00,000 और 80,000 इनका डिफरेंस देखा जाए तो वो 20,000 गेन है, यानी कि कैश बुक वैल्यू से ज्यादा रिसीव हो रहा है, मार्केट में आपको वैल्यू एसेट की ज्यादा रिसीव हुई तो 20,000 आपका गेन हो जाएगा। इसी तरह लॉस कब हो सकता है, जब आपका कैश
बुक वैल्यू से कम हो। आपने कैश रिसीव किया, सपोज कर लें 70,000 और बुक वैल्यू है 80,000, तो अब यहाँ पे 10,000 लॉस हो जाता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि जितना आपने कैश रिसीव किया है उतनी ही बुक वैल्यू है। इस केस में आपके पास ना तो कोई गेन होगा और ना कोई लॉस। ठीक है, तो तीन बातें डिस्कस हो गई हैं, या तो गेन लॉस हो सकता है, या कैश आपको रिसीव हो सकता है या पे करना पड़े, या आप जो है वो एसेट को जाहिर बात है जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। फोर्थ कंपोनेंट क्या आ सकता है जिसको कंसीडर करना चाहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, वो लिखा हुआ है रिमूव एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अच्छा, अब आपने, हो सकता है एसेट की लाइफ थी 10 ईयर्स, आपने डिस्पोज कर दिया उसको 9th ईयर पे, 8th ईयर पे, अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अगर आपकी नीड जितनी उस एसेट से आपको रिक्वायर्ड थी वो पूरी हो चुकी है, या उससे पहले आपको नया एसेट परचेज करने की जरूरत पड़ गई, तो आप पहले वाले को डिस्पोज ऑफ कर देंगे टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से। तो जब तक एसेट बिजनेस में आपका कह लीजिए कि यूज में रहा, डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसकी जितनी भी अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करने का क्या मीनिंग बनते हैं इसके, आप इससे पहले डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड को क्या करते थे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती थी, क्रेडिट। अब अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले क्रेडिट होती थी, अब डिस्पोज ऑफ करना है, इसे रिमूव करना है, तो ऑपोजिट या रिवर्स एक्शन होगा। तो अगर पहले क्रेडिट थी अब क्या हो जाएगी, डेबिट, इसलिए डेबिट लिखा हुआ है। प्लीज इन चारों से कंफ्यूज नहीं होना, हम वन बाय वन मल्टीपल केसेस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी बुक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए और ये केसेस जो है ये वन बाय वन ये भी डिस्कस हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल कि अगर हम किसी कैपिटल एसेट को डिस्कार्ड करना चाहें, तो एग्जाम्पल क्या है आपके सामने जी, एग्जाम्पल है कि आप एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 9,000 और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 9,000 है, उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं कब, जून 5 को। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। माइंड में रखिएगा कि ये एसेट अपनी कंप्लीट लाइफ जो है वो इस बिजनेस में पूरी कर चुका है, जो इसकी एस्टिमेट लाइफ थी वो कंप्लीट कर चुका है। अब अगर कॉस्ट भी 9,000 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 9,000 है, वहीं से ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली ना कि एसेट फुली यूज हो गया बिजनेस में। अब क्या करना है, इसे डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्कार्ड करना है। जब ये मशीन परचेज हुई थी तो तब इस मशीन को जब परचेज किया गया था तो उस वक्त ये मशीन क्या हुई थी, डेबिट हुई थी। अब डिस्पोज ऑफ करना है तो उसका ऑपोजिट करना है। तो पहले मशीन डेबिट थी, अब देखिए मशीन यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम में मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये पहले डेबिट था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम नॉर्मल जनरल ट्रांजैक्शंस में देखते तो वहां पे क्या होती थी, क्रेडिट। मैं रिपीट कर देता हूं, हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इसलिए अक्यूमुलेटेड चूंकि क्रेडिट हुआ होगा, अब हम डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देना चाहिए, डेबिट। तो यहां पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, ऑपोजिट हो गया ना। तो 9,000 से बस ये इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगी। चूंकि मुझे यहाँ पर इसका कोई कैश नहीं मिला इसलिए इसकी सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। इस केस में हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं। वो एग्जांपल है क्या है, वो एग्जांपल है जी कि हमारे पास एक मशीन है और वो मशीन, उसकी कॉस्ट है $8,000 और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000। ठीक है, ये देखिए फिर जी, एक मशीन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, $8,000 और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 6,000। दैट शोज कि ये फुली यूज नहीं हुई मशीन,
ये मशीन क्या है, फुली यूज नहीं हुई, क्योंकि देखिए 8000 कॉस्ट थी, उसमें से अभी तक कितना डेप्रिसिएट हुआ है 6000, तो मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएट हो सकता था 8000, तो इसलिए मैं यहां से कह सकता हूं कि ये मशीन फुली यूज नहीं हुई। अच्छा, कब तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दिसंबर 31 2000 तक की, दिसंबर 31 2000 तक की डेप्रिसिएशन है 6000। अब डिस्कार्ड कब कर रहे हैं, इज डिस्कार्डेड ऑन जुलाई 1, यानी कि दिसंबर के बाद 6 मंथ्स कंप्लीट हुए तब जाके ये मशीन डिस्कार्ड हो रही है। आगे क्या कहता है, द इक्विपमेंट या मशीन इज बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर 8 years विद नो सैल्वेज वैल्यू। 8 year लाइफ है, सैल्वेज वैल्यू 0 है, कॉस्ट थी कितनी 8000, और स्ट्रेट लाइन मेथड अगर ना मेंशन हो तो 8000 माइनस 0 डिवाइड बाय 8, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी मिलती 1000, तो $1000 जो है वो एक साल की डेप्रिसिएशन होती है। 8000 डिवाइड बाय 8 कितने मंथ्स तक या कितने साल तक डेप्रिशिएट हो चुकी है 2000 तक, और डिस्कार्ड कब हो रहा है जुलाई 1 को। इट मींस हमें क्या करना होगा, जुलाई 1 तक जो अमाउंट बनती है डेप्रिसिएशन की उसे रिकॉर्ड करना होगा फर्स्ट। तो जुलाई 1 तक देखा जाए तो 6 मंथ्स बनते हैं, जून 30 तक या जुलाई 1 की बात है, जनवरी से लेकर जून 30 या जुलाई 1, तो इसलिए हमें पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मई जून तक ये 6 मंथ जो बनते हैं इनकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि जिस डेट को आपका एसेट डिस्पोज ऑफ होता है, डिस्कार्ड होता है, सेल होता है, उस डेट तक आपको डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है उसे अपडेट करना होता है। तो अब अपडेट करने के लिए डेफिनेटली जो अमाउंट डेप्रिसिएशन की रिकॉर्ड नहीं हुई उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और कितने मंथ्स की अमाउंट है वो 6 मंथ्स की अमाउंट है। 6 मंथ की अमाउंट कितनी होगी 500, कैसे, अगर एक साल की 1000 है तो 6 मंथ की कितनी बनेगी 500, यही अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करके शो भी करवाई गई है, 8000 डिवाइड बाय 8 और मल्टीप्लाई किया गया 6 मंथ के साथ, डिवाइड किया गया है 12 के साथ, तो अमाउंट मिल जाती है आपको 500, जो कि एक मंथ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन होती है। तो डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या क्रेडिट 500 से। जुलाई 1 से पहले पहले कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी थी दिसंबर 31 तक 6000, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी हो चुकी है 6000 ये वाला और 500 ये वाला, यानी कि 6500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जब ये मशीन या इक्विपमेंट आपकी डिस्पोज हो रही है, डिस्पोज ऑफ हो रही है या डिस्कार्ड हो रही है। ठीक है, अब देखिए जरा इसी की अगर ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़े, यही मशीन है कि अगर इसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहें, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहें कि जब ये एसेट या मशीन आपकी सेल होती है तो फिर ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है। पहली ट्रांजैक्शन तो वही है जो हमने इससे पिछली स्लाइड में देखी थी, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये वही ट्रांजैक्शन है पहले वाली। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती थी, हमने क्या कहा था, जो कॉस्ट होती है उसे क्या कर देना चाहिए क्रेडिट, मशीन कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए ये इक्विपमेंट या मशीन क्या हो रही है, उतनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है जितने से डेबिट हुई होगी। इक्विपमेंट क्या है आपकी क्रेडिट होगी कॉस्ट प्राइस से या कॉस्ट की अमाउंट से 8000 से। दूसरी बात हमने क्या की थी कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर डेबिट करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट थी 6500, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब उसने क्वेश्चन में हमें नहीं बताया या हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें इसका कोई भी कैश नहीं मिला जब हमने ये एसेट डिस्पोज किया, डिस्कार्ड किया, सेल किया, तो हमें इससे कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ। इट मींस कि मेरे कागजों में देखा जाता है इसकी बुक वैल्यू थी 1500, कॉस्ट 8000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इक्वल टू होती है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू थी 1500 और कैश मुझे कोई नहीं मिला, तो ये सारे का सारा मेरा क्या हो गया लॉस हो गया।
लॉस हमने क्या बात की थी, क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट या मशीन डेबिट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं 8000 और 6500 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे कम आ रहा है 1500, और ये लॉस को शो कर रहा है कि ये लॉस की वजह से है। तो डिस्पोज ऑफ करने की ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी। अब यही अमाउंट्स जो है ये आप 1 मिनट के लिए देख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए कैलकुलेट करके यहाँ शो भी की गई हैं और मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दी है कि 6000 एक्यूमुलेटेड दिसंबर वाली थी, 500 जुलाई तक की अमाउंट थी, तो टोटल एक्यूमुलेटेड बन जाता 6500। और लॉस का कैसे पता चला कि हमने ये देखा कि 8000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड 6500, तो 1500 एटलीस्ट 1500 हमें मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो हमने कहा, हमने अज्यूम किया कि कोई कैश रिसीव नहीं हुआ, कि कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये हमारा सारे का सारा लॉस हो गया। अच्छा चले एक केस और देख लेते हैं इसी के रेलेवेंट जी। यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास एक डिलीवरी की इक्विपमेंट है, यानी कि ये मशीन है, और अगेन इस मशीन की अगर हम कॉस्ट देखें तो अज्यूम की जा रही है कि ये 16000 है और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 12000। कब? दिसंबर 31 2001 तक। सेल कब की जा रही है? अप्रैल 1 2002 तक। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12000 है, डेट कब की है? 2001 तक की, दिसंबर 31। सेल कब हो रही है? अप्रैल 1 को, यानी कि 3 मंथ्स के बाद सेल हो रही है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 मंथ कंप्लीट हो गए। अप्रैल 1 को सेल हो रही है। इट मींस इन 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, अपडेट करने के लिए, ताकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अपडेट हो जाए। अगली बात क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन इज 4000 स्ट्रेट लाइन। ना भी बताता तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लेते हैं। अब एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 4000 है। अब यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, जितने भी मंथ्स की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी हो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि अगर 4000 12 मंथ की है तो 4 को 12 पे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें चाहिए 3 मंथ्स की, जैसा कि हमें यहाँ 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होगी, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स की, तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 12 से डिवाइड करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, $1000। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू $1000। यही $1000 जो है ये आपके लिए डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनेगा इन 3 मंथ्स का। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसलिए कि जब सेल कर रहे हैं उस वक्त तक ये अमाउंट $1000 की डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है ये रिकॉर्ड नहीं हुई, और ट्रांजैक्शन फिर क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। हम कैपिटल एसेट को सेल करने की ट्रांजैक्शंस को समझ रहे हैं कि अगर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़े तो कैसे करते हैं। एसेट को सेल करते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। गेन हो तो क्रेडिट है, लॉस हो तो डेबिट है। कैश रिसीव किया हो तो डेबिट है, कैश पे किया हो तो क्रेडिट है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अब इसी को हम कंप्लीट करते हैं। ज़रा देखिए कि हमारे पास यही ट्रांजैक्शन जो $1000 की है ये पिछली स्लाइड पे डिस्कस हो चुकी है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नई ट्रांजैक्शन क्या होगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। पहले कितनी थी एक्यूमुलेटेड? 12000, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ ये पॉइंटर शो हो रहा है 12000। $1000 अभी रिकॉर्ड किया तो 1000 प्लस 12 कितना बन गया? 13000। तो टोटल डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13000 है। अब 13000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, ठीक है। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 16000, ये देखिए 16, तो इक्विपमेंट 16000 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सेल हो रही है, डिस्पोज हो रही है। तो जब ये डिस्पोज हो रहा है एसेट आपका, या सेल हो रहा है ये एसेट आपका, तो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए इक्विपमेंट आपका यहाँ पर
क्रेडिट बैलेंस शो करता है 16,000 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले चूंकि क्रेडिट होती है, यहाँ डेबिट हो जाती है, 13,000 ये हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें इस इक्विपमेंट को सेल जब किया गया, जब हमने इस इक्विपमेंट को सेल किया तो हमें इसका कैश भी रिसीव हुआ। कितना कैश रिसीव हुआ? 3,000। तो बुक वैल्यू भी 3,000 है और कैश भी 3,000 रिसीव हुआ, तो फिर नो गेन नो लॉस। ये मैं समझा देता हूँ कैसे गेन या लॉस का पता चल रहा है कि 13,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो हम यहाँ से बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 16,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,000 है, तो 16 में से 13 माइनस किया तो 3,000 आपके पास बुक वैल्यू है। ये बार बार चीजें रिपीट हो रही है, बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो 3,000 बुक वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि अगर कैश रिसीव हो कितना? 3,000, तो बुक वैल्यू भी 3 है, जो कैश रिसीव हो रहा है ये भी कितना है? 3,000। तो जितने की आपके एसेट की वर्थ है उतना ही कैश रिसीव हो रहा है, तो फिर कोई गेन नहीं है, कोई लॉस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा जीरो गेन या जीरो लॉस है। यहाँ हमने लिखा भी हुआ है गेन और लॉस कैसे फाइंड किया है, कैश माइनस बुक वैल्यू। कैश कितना रिसीव हो रहा है? 3,000, बुक वैल्यू कितनी? 3,000, तो जीरो आ गया ना, गेन या लॉस। इसलिए इस ट्रांजैक्शन में देखिए कोई गेन या लॉस डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा। तो बड़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है कि पहले वाले केस में हमें कैश अज्यूम किया, नहीं मिला तो लॉस आ गया। अब कैश मिला है तो लॉस की जगह क्या डेबिट कर दिया हमने? कैश। तो ट्रांजैक्शन में एक्यूमुलेटेड डेबिट हो गया, इक्विपमेंट क्रेडिट हो गई, और जो डिफरेंस था 3,000 हमने अज्यूम किया हमें कैश की फॉर्म में रिसीव हो गया कैश। अगर ये कैश ना मिलता तो ये लॉस हो जाता, लॉस डेबिट हो जाता। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट केस देखते हैं जी। नेक्स्ट केस हमारे पास अगेन इसी तरह का है, लेकिन उसमें चेंज क्या कर रहे हैं हम? यही एसेट है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब हमें इसका जो कैश रिसीव होता है वो 3,000 नहीं है, रादर 2,500 है। हमें क्या हुआ? इसका कैश 3,000 रिसीव नहीं हुआ, रादर कितना रिसीव हुआ? 2,500। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ हम बात कर रहे थे कि इस एसेट की, इस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 3,000। बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है जी, सिर्फ चेंज इसमें क्या हो रहा है कि पहले कैश अज्यूम किया था 3,000, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैश रिसीव हो रहा है कितना? 2,500। तो अब देखिए कैश रिसीव हुआ 2,500, बुक वैल्यू 3,000 है। चूंकि कैश कम रिसीव हो रहा है, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में कैश भी आ जाएगा, लॉस भी आ जाएगा। उसी तरह देखिए जैसे पहले था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है 13,000 से, इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है 16,000 से। कितना कैश रिसीव हुआ है? 2,500 रिसीव हुआ है कैश, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कैश डेबिट होता है तो डेबिट हो गया। लॉस है, लॉस चूंकि इक्विटी को रिड्यूस करता है, हमने कहा था इसको डेबिट होना चाहिए, देखिए यहाँ भी डेबिट हो रहा है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसेट या कैपिटल एसेट डेबिट हो रहा है 500 से। इनका सम करते हैं तो 16 बनता है और क्रेडिट भी 16,000 है। तो प्लीज सारी इंफॉर्मेशन वही है, सिर्फ चेंज क्या किया गया है यहाँ पर? चेंज ये किया गया है कि अब कैश कम रिसीव हुआ है, यानी कि लॉस वाला केस। अब एक केस और देख लेते हैं जिसमें हमें इसी इंफॉर्मेशन के साथ गेन हो रहा हो। अगेन यहां अज्यूम ये किया जा रहा है कि कैश 7,000 रिसीव हुआ है। प्लीज पहले केस में हमने कहा कि कैश 3,000 रिसीव हुआ, सेकंड केस में हमने कहा कैश 2,500 रिसीव हुआ। अब ये जो थर्ड केस है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है क्वेश्चन की, सिर्फ इसमें चेंज क्या हो रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि कैश जो रिसीव हो रहा है वो है 7,000, यानी कि ज्यादा कैश रिसीव हुआ है। अब 7,000 कैश रिसीव हुआ है, बुक वैल्यू उसकी 3,000 थी, दैट शोज के गेन कितना आ गया है? 4,000। गेन इक्विटी को इंक्रीज करता है, तो इसलिए गेन अगर इक्विटी को इंक्रीज करता है और इक्विटी का इंक्रीज क्रेडिट होता है, तो इसका इंक्रीज भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। गेन का 4,000 जो है ये गेन क्रेडिट है। प्लीज ये एरो 4,000 के लिए शो हो रहा है, ये एरो यहाँ पे जा रहा है इस तरफ।
ठीक है, 4000 के साथ शो हो रहा है। खैर ट्रांजैक्शन क्या एक्यूमुलेटेड डेबिट हो रहा है, 13 से पहले भी डेबिट था, इक्विपमेंट पहले भी क्रेडिट था, 16 से अब भी क्रेडिट है। आपने कैश कितना रिसीव किया है 7000, तो कैश कितने से इंक्रीज हो रहा है 7000 से, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 7000 से। अब अगर आप देखते हैं 13 और 7 20 और 20,000 का आपको कह लिए डेबिट साइड शो हो रहा है, क्रेडिट कितना 16, डिफरेंस कितना है 4000, अगेन वही डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, गेन का आ रहा है, तो गेन चूंकि क्रेडिट होता है, गेन आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कह लीजिए कि ये डिफरेंट केसेस थे जो कि आपके एसेट को सेल करने के रेलेवेंट थे। वो ट्रीट किए या यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, अब तो अल्लाह हाफ़िज़।